हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अनुपम कहानियाँ में। आज की कहानी का शीर्षक है 1 रुपये का सिक्का। तो आइए शुरू करते हैं। 7 फेरों के बाद अब रंजीता की विदाई की रस्म भी संपन्न हो गई थी। विवाह भवन अगले 3-4 घंटों में खाली करना था, इसीलिए लड़की पक्ष के मेहमान अब अपने अपने कमरों में अस्त व्यस्त पड़े कपड़ों और दूसरे सामानों को पैक करने में लगे थे। रंजीता के पिता गोविंद बाबू और मां चंदना देवी मिठाई के डब्बे और तोहफे एक एक करके सारे मेहमान को धन्यवाद प्रदान कर रहे थे। अभी तक तो विवाह की तैयारियों की व्यस्तता में समय कट गया था, पर अब इकलौती पुत्री की विदाई के दर्द की चुभन माँ पिता को महसूस होने लगी थी। गोविंद बाबू की आंखें तो सूखने का नाम नहीं ले रही थी, पर चंदना देवी ने हिम्मत रख रखी थी। वो जानती थी कि अगर वो टूट गई तो गोविंद बाबू को संभालना और भी मुश्किल होगा। फिर विवाह उपरांत का इतना सारा काम कैसे निपटेगा। सारे मेहमानों की विदाई के बाद अब बस गोविंद बाबू के पारिवारिक मित्र सार्थक मिश्रा सपत्नी रह गए थे। उनकी ट्रेन देर रात की थी, इसीलिए विवाह भवन से वो गोविंद बाबू के संग उनके घर आ गए। समधी जी का गोविंद बाबू के फ़ोन पर कुछ देर पहले का मैसेज था कि बारात और बेटे बहू अच्छे से घर पहुंच गए हैं। रंजीता बिटिया और उनके सामानों से कल तक भरा भरा लगने वाला घर आज एकदम खामोश सा हो गया था। माता पिता का मन बार बार कर तो रहा था कि वीडियो कॉल करके एक बार रंजीता को देख ले, उससे बातें कर ले, पर फिर लगता था कि अभी तो बिटिया के ससुराल में सारे लोग नए बहू के स्वागत में लगे होने वाली रस्मों को निभाने में व्यस्त होंगे। पर तभी समधी जी के नंबर से गोविंद बाबू के व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल की घंटी बजी। गोविंद बाबू की आंखें चमक उठी थी। जरूर रंजू बिटिया ने बात करने के लिए समधी जी से वीडियो कॉल लगाया होगा। चंदना देवी भी व्हाट्सएप कॉल की आवाज़ सुन पतिदेव के फ़ोन की स्क्रीन के सामने टकटकी लगाकर बैठ गई थी। समधी जी और समधन जी को मेरा प्रणाम। उधर से समधी जी विवेकानंद जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हम सब का प्रणाम भी स्वीकार कीजिए विवेकानंद बाबू। अभिवादन के आदान प्रदान के पश्चात विवेकानंद जी ने थोड़ी गंभीर हो गए थे। गोविंद बाबू, दरअसल बहू ने हमें असमंजस में डाल दिया है। उसने मुंह दिखाई में जो मांगा है उसे लेकर हम कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। विवेकानंद जी की बातें से गोविंद बाबू और उसकी पत्नी को अचानक से बेहद चिंतित कर दिया था। रंजीता जैसी समझदार लड़की आखिर ऐसा क्या मांग बैठी थी। गोविंद बाबू दरअसल 2 दिन के बाद आनंद और रंजीता को हनीमून के लिए निकलना था, पर रंजीता बिटिया जिद कर रही है कि घूमने फिरने के लिए वो बाद में कभी जाएगी, अभी तो वो अपने नए घर की रसोई संभालेगी। कहती है कि कहीं आने जाने की बजाय अपने नए परिवार के सारे सदस्यों के साथ कुछ समय आराम से रहना चाहती है। सास ससुर को अपने हाथों का बना खाना खिलाना चाहती है, अपने नए घर के कोने कोने को महसूस करना चाहती है, और तो और आनंद भी उसकी बातों से सहमत है। विवेकानंद जी बोलते बोलते भावुक हो गए थे। उधर चिंता में घुल रहे रंजीता के माता पिता बेटी की बेहद प्यारी सी जिद पर फूले नहीं समा रहे थे। गोविंद बाबू, अब हम बिटिया का ये आग्रह स्वीकार तभी करेंगे जब आप दोनों हमारा एक निवेदन मान लेंगे। विवेकानंद जी ने पुनः समधी और समधन को दुविधा में डाल दिया था। हाँ हाँ, आदेश कीजिए समधी जी साहब। क्यों न कुछ समय के लिए आप दोनों भी यहाँ आ जाइए रहने को। जानता हूँ आप दोनों को काफ़ी सिद्धांतवादी हैं। बिटिया के ससुराल का पानी भी पीना स्वीकार नहीं आप दोनों को, पर आप समधी समधन की बजाय हमारे पारिवारिक मित्र के रूप में तो आ सकते हैं ना। फिर भी आप दोनों को मन ना माने तो मुझे यहाँ आने के बदले 1 रुपये का सिक्का दे दीजिएगा।
विवेकानंद जी की बातों का कोई जवाब गोविंद बाबू को नहीं सूझ रहा था। सामने स्क्रीन पर अब समधन जी और दामाद जी भी नजर आने लगे थे। दोनों जैसे बस बेसब्री से हाँ की आशा देख रहे थे। बस पापा, अब कुछ मत सोचिए, मैं अभी निकल रहा हूँ आप दोनों को लेने के लिए। दामाद आनंद की आवाज़ थी जिसे चाह कर भी गोविंद बाबू और चंदना देवी ना न कह सके। विवेकानंद जी अपनी पत्नी के चेहरे की खुशी देखते बन रही थी, पर स्क्रीन के एक कोने में चुपचाप खड़ी दिख रही रंजीता की आंखों से आंसू खुशी के आंसुओं को छिपाने से जैसे इनकार कर दिया था। पहले तो ऐसा मायका और अब ससुराल में ऐसे अनोखे परिवार को पाकर वह स्वयं को दुनिया की सबसे भाग्यशाली महिला समझ रही थी। धन्यवाद फ्रेंड्स। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।